कहानी की शुरुआत किसी ऐसे व्यक्ति से होती है जो कहता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि कोरिया लौटने में उसे 17 साल लग जाएंगे। 2 कंटेनरों में नाम प्रदर्शित किए गए थे, वू जोंग-यू और सुएजिन। फूलदानों को देखते हुए एक व्यक्ति कहता है कि उसे अपने पिता और मां को देखे हुए बहुत समय हो गया है। अपने विचारों में वह स्वीकार करता है कि एक समय ऐसा भी था जब वह सोचता था कि एक इंसान की जान की कीमत कितनी है। 17 साल पहले रात 10:32 बजे एडेन की खाड़ी में एक क्रूज जहाज डूबने लगा। लड़का बेहद हताश था और अपने माता पिता को ढूंढ रहा था। हर सेकंड तूफान और भी तेज होता जा रहा था। बच्चा अपने रिश्तेदारों को ढूंढते हुए चिल्लाता रहा। उसने समुद्र की तेज धाराओं के विपरीत तैरने की कोशिश की। उस समय लड़के ने 2 शवों को तैरते हुए देखा। पास जाकर डोंगो को एहसास हुआ कि यह उसकी मां है। शरीर को करीब से देखने पर लड़का देखता है कि उस पर कई घाव बिखरे हुए हैं। वह स्तब्ध रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि ऐसी स्थिति में क्या करना है। फिर भी बच्चा उसे जगाने की कोशिश करता रहता है। हालांकि एक बड़ी लहर उनकी ओर आती है, जिससे नायक डूबने लगता है। हताश होकर लड़के को एहसास होता है कि उसे हवा खत्म होने से पहले सतह पर पहुंचना होगा। अपनी आंखें खोलते हुए वह जहाज के नीचे कई शव बिखरे हुए देखता है। पूरे दृश्य से वह और भी अधिक स्तब्ध हो गया। उसे एहसास हुआ कि उसके सचिव को भी मुख्य रसोइया, कप्तान और जहाज के अंगरक्षक के साथ गोली मार दी गई थी। अचानक वह पास में एक शव देखता है और कुछ भयावह महसूस करता है। आखिरकार उसके सामने और भी आगे डूबते हुए उसके पिता और मां दोनों थे। लेकिन अचानक कोई उसे ऊपर खींच लेता है। एक बूढ़ा आदमी पूछता है कि क्या ताहा ठीक है। लड़के को अभी भी जीवित देखकर आदमी पूछता है कि क्या वह हिल सकता है। रोते हुए वह अपने दादा को अभी भी वहां देखकर खुशी से अभिभूत हो जाता है। सुको कहता है कि ऐसा लगता है कि स्वर्ग ने उन्हें पूरी तरह से नहीं छोड़ा है। नायक उसे बताता है कि उसके माता पिता उनसे नीचे हैं, लेकिन उसके दादा कहते हैं कि उन्हें पता है, फिर भी वे कुछ नहीं कर सकते। वह अपने पोते से कहता है कि वह जो कुछ भी कहने वाला है उसे कभी न भूले, यह घोषणा करते हुए कि चाहे कुछ भी हो, लड़के को चियान वू समूह का उत्तराधिकारी बनना ही चाहिए। इसके साथ ही बूढ़ा आदमी ताहा को एक कलम देता है और उसे बताता है कि इसे वकील किम के पास ले जाने से वह व्यक्ति अपने आप जान जाएगा कि उसकी मदद कैसे करनी है। उसे यह भी याद रखना चाहिए कि किसी पर भरोसा न करे और वकील से मिलने के लिए जितनी जल्दी हो सके कोरिया लौट जाए। फिर भी नायक अपने दादा से विनती करता है कि कम से कम उसके पिता और मां को तो बचा लें। आदमी अपनी जीवन रक्षक जैकेट उतारना शुरू कर देता है। लड़का समझ नहीं पाता कि वह इसके साथ क्या करना चाहता है। आश्चर्यजनक रूप से बूढ़ा आदमी बच्चे को जैकेट पहना देता है और समझाता है कि जहाज डूबने से पहले ही उन्हें गोली मार दी गई थी। बनियान फुलाते हुए सुको ताहा से कहता है कि वह किसी भी कीमत पर जीवित रहे, और इसलिए वह आदमी अपने पोते को दूर धकेल देता है। ठीक उसी समय जब एक और विशाल लहर उनके पास आती है। तूफान के कारण बादलों को चीरती हुई बिजली लगातार चमक रही थी। कुछ समय बाद सारी अराजकता एक पीड़ादायक शांतिपूर्ण सन्नाटे में बदल गई। लड़का अभी भी पानी पर तैर रहा था, अपनी आंखें खोल रहा था, स्पष्ट रूप से थका हुआ था। लड़का तब अवाक रह जाता है जब वह धूप भरे आसमान के बीच किसी चीज की छाया देखता है। इसका स्रोत उस क्षेत्र से गुजरने वाला एक बड़ा मालवाहक जहाज था। कोई मुस्कुराता है जबकि उसका चेहरा रोशनी से छिप जाता है। बचाए जाने के बाद ताह बहुत डरा हुआ और भ्रमित था। राइफलों से लैस 2 सुरक्षाकर्मी बच्चे को जीवित देखकर हैरान रह गए। उनमें से एक अपने बॉस को पुकारता है और कहता है कि लड़का ठीक है। अपनी भाषा से अलग भाषा सुनकर नायक को पता चलता है कि वे इतालवी हैं। वह आदमी अपने वरिष्ठ से संवाद करने की कोशिश करता रहा। ऐसा लगता है कि किसी ने कॉल सुनी है, जबकि उनमें से एक ने अपने बॉस के फिर से वहां होने की शिकायत की। मोटा आदमी पूछता है कि क्या बच्चा उसे समझ सकता है। हालांकि ताहान ने आदमी की गर्दन पर एक टैटू देखा। इसके साथ नायक को एहसास होता है कि टैटू और हथियारों को देखते हुए ये लोग साधारण नहीं हैं। अचानक समूह की नेता जहां थी वहां से नीचे कूद जाती है। उसे चौंकाते हुए महिला लड़के के सामने उतरती है और पूछती है कि वह उसके जहाज पर कैसे पहुंच गया। उसका अधीनस्थ चेतावनी देता है कि बच्चा शायद उनकी भाषा नहीं बोल सकता। परेशान होकर वह किसी को संवाद करने में मदद करने के लिए एक अनुवादक लाने का आदेश देती है। ताहा बस उन्हें देखता है, थोड़ा घबराया हुआ, यह नहीं जानता कि कैसे प्रतिक्रिया करे। लेकिन महिला को आश्चर्य होता है जब वह इतालवी में बोलता है और कहता है कि वह एक नौक पर था जिस पर पास में हमला हुआ था। इसके साथ वह पूछती है कि यह प्रभावशाली बच्चा कहां से आया है। वह बताता है कि वह कोरियाई है और एक तूफान के दौरान
उसके परिवार के जहाज पर हथियारबंद लोगों ने हमला किया था, जिन्होंने उसके माता पिता और दादा को मार डाला था। बॉस का कहना है कि जाहिर तौर पर जहाज के डूबने के बाद वह सनो परिवार के जहाज पर आ गया। उलझन में लड़का सोचता है कि सोलेनो परिवार क्या है। वह स्थिति पर हंसने लगती है क्योंकि इतालवी बोलने वाला एक एशियाई बच्चा मध्य पूर्व में एडेन की खाड़ी से आने का दावा करता है। चाकू निकालते हुए महिला कहती है कि यह शर्मनाक है, लेकिन वह इस पर विश्वास नहीं कर सकती। लड़के की ओर ब्लेड दिखाते हुए रेजे ने पूछती है कि क्या कोई कारण है कि उसे वापस समुद्र में नहीं फेंक देना चाहिए। लड़के को नहीं पता कि इससे बचने के लिए क्या कहना चाहिए। घबराया हुआ वह जितनी जल्दी हो सके कुछ सोचने की कोशिश करता है। इसलिए तदगा अपने दादा द्वारा दिया गया पेन दिखाता है तथा समझाता है कि वह चिम्हू समूह के अध्यक्ष सुको का पोता तथा सुको के तीसरे बेटे सुयोग का पुत्र है, तथा इस वजह से उसे जहाज से बाहर फेंकने के बजाय वे उसे अपने लोगों के संपर्क में लाने तथा कुछ लाभ प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। परेशान होकर रेजिन पूछती है कि क्या वह वाकई चियांगो समूह के बारे में बात कर रहा है। वह देखती है कि यह दक्षिण कोरिया का सबसे सफल समूह है और जाहिर है कि वह बच्चा परिवार का हिस्सा है। इस वजह से नेता अपने अधीनस्थों को कोरिया से जुड़ी खबरें देखने का आदेश देती है। जब वे दोनों लड़के द्वारा कही गई बातों से संबंधित कुछ खोजते हैं तो महिला पूछती है कि क्या बच्चा कोई और भाषा बोलता है। वह उन्हें बताता है कि वह कैंटोनीज, अंग्रेजी, जापानी, अरबी, स्पेनिश, हिंदी और एस्पिरेंटो बोलता है। बुनियादी बातचीत के लिए पर्याप्त धारा प्रवाह होने का दावा करता है। उनमें से एक व्यक्ति ने कहा कि उसे कोरिया से कुछ समाचार मिले हैं। रेजे में मुस्कुराती है, यह महसूस करते हुए कि यह दिलचस्प है। वह कहती है कि अगर लड़का कोरिया से किसी से संपर्क करना चाहता है तो वह उनसे पूछ सकता है। लेकिन लड़के को याद आता है कि उसके दादा ने क्या कहा था। उसे वकील किम की तलाश करने के लिए कहा था क्योंकि वह जानता होगा कि उसकी मदद कैसे करनी है। नायक कहता है कि उसे सू में अपने परिवार के बाहर किसी से संपर्क करने के लिए उसकी जरूरत है। 1:12 बजे कोई व्यक्ति फोन उठाता है और पूछता है कि यह कौन है। व्यक्ति कहता है कि वे विदेश से कॉल कर रहे हैं, ये सूचित करते हुए कि वे केवल अंग्रेजी में बात करेंगे, ये पूछते हुए कि क्या वह वकील किम है। रेजन कहती है कि उसने जो फोटो भेजी है उससे वकील को एहसास हो गया होगा कि उसके साथ समूह में उसका प्यारा पोता भी है, जो पूछ रहा है कि क्या उसे कोरिया वापस भेज देना चाहिए। हालांकि बूढ़ा आदमी सवाल करता है कि उसका क्या मतलब है। वह $10 मिलियन का प्रस्ताव देती है, कहती है कि उन्हें एक्सचेंज के लिए पनामा नहर में मिलना चाहिए। हालांकि आदमी का दावा है कि वह बातचीत करने में बहुत व्यस्त है, इसलिए वह एक काउंटर ऑफर देता है, 1 मिलियन की पेशकश करता है। अपना ड्रिंक टेबल पर रखते हुए वह पास में पड़ा एक माइक्रोफोन उठाता है, कसम खाते हुए और कहते हुए कि $1 मिलियन मिलेंगे। कुछ लोगों के साथ डांस करते हुए आदमी कहता है कि अगर वह ताको मार देती है तो वह 1 मिलियन देगा। महिला को आदेश देते हुए कि वह लड़के को मार डाले और अगले 5 मिनट के भीतर उसे वीडियो सबूत भेजे ताकि उसे इनाम के तौर पर 10 लाख मिल जाए। रेजन पूछती है कि अगर उसने काम के बाद उसे पैसे नहीं भेजे तो क्या होगा। जब हर कोई देख रहा होता है तो वकील उसे आश्वस्त करता है कि इतनी छोटी रकम भेजने के लिए उसे केवल 3 बार अपना फोन टैप करना होगा। इसके अलावा अगर वह ऐसा नहीं करती है तो किम कहता है कि वह प्रेस को बता देगा कि वे हमलों के लिए जिम्मेदार थे। कॉल खत्म करते हुए वह अपने वरिष्ठ को बताता है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उसने उनके कुछ करीबी भाड़े के सैनिकों से संपर्क किया है। इसके लिए धन्यवाद। चिमू समूह अब पूरी तरह से उनका है। लड़का अभी भी जो कुछ भी उसने सुना था उससे स्तब्ध था। आखिरकार वह आदमी अगले 5 मिनट में उसे मरवाना चाहता है, जिससे वह और भी ज्यादा डर जाता है। महिला कहती है कि जाहिर है कि चीजें ऐसे ही चलती हैं। इस वजह से उसे जिंदा रखने का उसका कारण खत्म हो गया है। भयभीत ताहा उनसे विनती करने लगता है कि उसे न मारा जाए, लेकिन रेजिना का दावा है कि वह अब किसी अमीर परिवार का सदस्य नहीं है। इसके अलावा वे शायद पहले से ही उसके अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे हैं, ये पूछते हुए कि क्या लड़का जानता है कि इसका क्या मतलब है। यह दावा करते हुए कि उसकी दुनिया में यह काफी आम है, लोग दूसरों की संपत्ति और उपलब्धियों को लेने के लिए उन्हें मार देते हैं। भयभीत होकर वह शिकायत करता है कि उसके चाचा और रिश्तेदार उसके पूरे परिवार को मारने की योजना क्यों बना रहे हैं। दोनों गार्ड आपस में बात करते हैं, कहते हैं कि उनका मालिक उसे नहीं मारेगा, भले ही वह उसे भड़काने में मजा ले रही हो। कांपते हुए वह विश्वास नहीं कर सकता कि वह समुद्र से बच गया, केवल उन लोगों के हाथों मरने के लिए जिन्हें वह जानता भी नहीं है। सोच रहा था कि चियान का वास्तव में क्या मतलब है और क्या उनके माता पिता और दादा को उनके पदों के लिए मारना उचित था।
अचानक कोई कमरे में प्रवेश करता है और कहता है कि उन पर हमला हो रहा है। वह आदमी उन्हें सूचित करता है कि 3 गश्ती जहाज और एक भारी हथियारों से लैस सैन्य हेलीकॉप्टर दिखाई दिया है। वह पूछती है कि क्या यह इंटरपोल है, लेकिन आदमी कहता है कि नहीं और समझाता है कि वे सभी रेडियो प्रसारणों को अनदेखा कर रहे हैं। रेजिन समझ नहीं पाती कि क्या हो रहा है। आखिरकार ऐसा कुछ करने के लिए कोई पागल ही होगा। बच्चे को देखते हुए वह आखिरकार अपराधी को समझ जाती है, यह महसूस करते हुए कि उन कोरियाई लोगों ने उस लड़के को खोजने के लिए उन लोगों से संपर्क किया होगा। कहीं से भी टेगा ने अपने दाहिने हाथ पर कलम से वार किया। कोई भी नहीं समझ पाया कि बच्चा क्या करने की कोशिश कर रहा है। वह कहता है कि चियांगू समूह उसे कभी भी पैसे नहीं देगा। इसके अलावा महिला को उसे मारने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। सोलेनो परिवार का व्यापार नेता लड़के के तर्क को देखकर हैरान है। नायक उनके साथ शामिल होने की भीख मांगता है, दावा करता है कि अगर वे उसे बदला लेने में मदद करते हैं तो वह अपने जीवन के बाकी समय के लिए वफादार रहेगा। महिला को आश्चर्य होता है कि उसने सोलेनो प्रतीक चिन्ह कैसे सीखा। पागल महिला पागलों की तरह हंसने लगती है। उत्साहित होकर रेजिन मेटियो से कहती है कि वह तैयार हो जाए क्योंकि शो शुरू होना ही चाहिए। जाने से पहले वह पूछती है कि क्या लड़का उसके शब्दों का वजन समझता है, और पूछती है कि क्या वह वास्तव में बदला लेने की शक्ति चाहता है, भले ही इसका मतलब उसके हाथों को खून से रंगना हो। उसे याद आता है कि उसके दादा ने कहा था कि चाहे कोई भी तरीका क्यों न हो, उसे किसी भी कीमत पर चिएनु विरासत में मिलना चाहिए। दृढ़ निश्चयी नायक ने बस पुष्टि नहीं की। मुस्कुराते हुए वह कहती है कि भौंकने वाले कुत्ते शायद ही कभी काटते हैं, लेकिन फिर भी यह काफी दिलचस्प था। पागल महिला ने दरवाजा खोला, उन्हें अपने पीछे आने के लिए कहा, दावा किया कि उस बिंदु से लड़के का जीवन सोलेनो परिवार का है, इसलिए वह उनके लिए जिएगा और मरेगा। इसलिए उसे बारीकी से देखना चाहिए क्योंकि यही उसका भविष्य है। टाटा वास्तव में देखता है, जो वह देखता है उससे स्तब्ध है। इसके साथ ही 17 साल बीत जाते हैं और वह आखिरकार कोरिया लौटता है। लड़का अपने पिता और मां से बदला लेने के लिए उसकी रक्षा करने के लिए कहता है। हालांकि वह किसी चीज से हैरान लगता है, जल्दी से अपने पीछे देखने के लिए मुड़ता है। वह एक तरफ कूद जाता है क्योंकि कई गोलियां उस क्षेत्र में लगती हैं। कई सैनिक पहुंच चुके थे और उन्होंने ताहा पर कई राउंड फायर किए। कुछ वाहनों से उतरते हुए कोई पूछता है कि क्या उन कीड़ों को निशाना लगाना भी नहीं आता। चिहू समूह के सुरक्षा गार्ड और प्रबंधक उन्हें वरिष्ठ प्रशासनिक निदेशक की तलाश करने के लिए कहते हैं, ये कहते हुए कि वह उस आदमी को नहीं जानता, लेकिन वह पागल होना चाहिए जो सोचता है कि वह चिहू निदेशक का अपहरण कर सकता है। अधीनस्थों में से एक प्रबंधक को बताता है कि उन्हें वह कार मिल गई है जिसकी वे तलाश कर रहे थे। वह सभी को ट्रंक खोलते समय सावधान रहने के लिए कहता है, क्योंकि निदेशक अभी भी जीवित है। उन्हें उसकी चोटों की जांच करने का आदेश देते समय एक बड़ा विस्फोट होता है। वह आदमी वहां बम रखने की दुस्साहस पर क्रोधित हो जाता है, लेकिन अचानक उसके आधे आदमियों के सिर धड़ से अलग हो जाते हैं। जब वह अंत में पीछे देखता है तो बाकी सभी भी बहुत जल्दी मारे जाते हैं। ताहा ने उन सभी को एक पल में हरा दिया था। आदमी को अपनी कमर पर एक छोटा सा कट दिखाई देता है। घबराकर वह देखता है कि यह सुरक्षात्मक जैकेट की बदौलत था। नायक पर हमला करने की कोशिश करते हुए गंजा आदमी उसे छोटा कीड़ा कहता है। हालांकि लड़का उसे बताता है कि उसे यह नहीं सोचना चाहिए कि वह अकेला है जिसके पास कहने के लिए कुछ है। जल्दी से वह अपने प्रतिद्वंद्वी की पीठ पर एक और वार करता है, जिससे वह 2 हिस्सों में बंट जाता है। जैसे ही वह गिरता है, जेनांग सोचता है कि वह क्या था, यह समझने में असमर्थ कि वह ऐसा कैसे कर पाया, शिकायत करते हुए कि वह राक्षस वास्तव में कौन है। दूसरी ओर नायक इससे खुश नहीं था। वह अपने खंजर साफ करना शुरू कर देता है और दूर चला जाता है, एक लग्जरी कार की ओर बढ़ता है और पीछे की सीट पर रखे एक बैग को पकड़ लेता है। फिर वह ट्रंक की ओर जाता है, कराहता हुआ निर्देशक ताहा से उसे जाने देने की विनती करता है। दावा करता है कि वह केवल आदेशों का पालन कर रहा था। ये पूर्व वकील किम था, जिसने उसकी मौत का आदेश दिया था, ये कहते हुए कि उसके पास चेयरमैन को मारने का कोई कारण नहीं था। हालांकि लड़का बैग खोलता है और आदमी के ऊपर कई बिल फेंकता है, ये कहते हुए कि यह 1 मिलियन है। आखिरकार वह पैसा शायद उसे कभी नहीं दिया गया। भयभीत आदमी पूछता है कि ताहा किस पैसे की बात कर रहा है। हालांकि निर्देशक को वह दिन याद है। नायक अपने कोट से एक लाइटर निकालता है और कहता है कि इस तथ्य के लिए धन्यवाद कि वह उस दिन मर गया। जैसे ही वह लाइटर फेंकता है, वह कहता है कि उसका पुनर्जन्म हुआ है। इसके साथ ही किम जिंदा जलने लगता है। ठंडे दिमाग से ताहान बस उदासीनता से देखता रहता है। उसके बाद वह शांति से कुछ उठाता है, सिगार को अपने मुंह में डालता है
नायक मानसिक रूप से अपने माता पिता और दादा से बात करने की कोशिश करता है, इतना समय लेने के लिए माफी मांगता है, उनसे चिंता न करने और बस शांति पाने की विनती करता है। कहता है कि उस दिन से वह उनका सारा दर्द अपने ऊपर ले लेगा। शहर के बीचों बीच कुछ समय बाद एक आधुनिक इमारत बाकी इमारतों के बीच से अलग दिखाई दी। नायक तेजी से आगे बढ़ रहा था, कुछ करने के लिए दृढ़ संकल्पित था। कुछ लोगों ने उससे पूछा कि वह कहां जा रहा है, जबकि वे उसे रोकने के लिए गोली चलाने की तैयारी कर रहे थे। हालांकि पागल आदमी ने उन दोनों को जल्दी से मार डाला। फिर भी चाय को इस झटके से कोई परेशानी नहीं हुई। वह शांति से हॉल से चलता रहा। स्थिति को देखकर एक आदमी डरकर फर्श पर बैठ गया। भयभीत होकर उसने नायक से पूछा कि उसे वहां किसने भेजा था। उस व्यक्ति ने कहा कि वे चीनू समूह का हिस्सा थे और दावा किया कि वह ये सब करने के बाद सुरक्षित नहीं रहेगा। अपना ब्लेड साफ करते हुए तयाना ने कहा कि यह होल्डिंग्स थी जो चियांगो द्वारा उपअनुबंधित एक निजी सुरक्षा कंपनी थी। इसका मुख्य कार्य गैंगबुक क्षेत्र में काम के घंटों के बाहर निदेशकों और बोर्ड के सदस्यों की सुरक्षा करना था। अपने खाली समय में वे पत्रकारों या चियांगो पर रिपोर्ट करने वाले लोगों का पीछा करते थे। उन्होंने उनका अपहरण किया, उन पर हमला किया और यहां तक कि उन्हें मार भी डाला। दूसरे शब्दों में वे अनुबंध हत्यारे थे। पकड़े गए लोग पूरी तरह से हताश थे। नायक ने बस अपना एक खंजर बूढ़े आदमी की ओर फेंक दिया। उसके बाद उसने सभी से कहा कि वे खुद को मुक्त करने के लिए इसका इस्तेमाल करें और सुनिश्चित करें कि वे उसे वहां कभी न देखें। इसलिए बंधन काट दिए गए। तीनों अभी भी जो कुछ हुआ था उसके बारे में उलझन में थे। बूढ़ा आदमी उठा और भागते हुए लड़के के पास चाकू लाया। जाते समय उन्होंने उसका शुक्रिया अदा किया। दूसरी ओर कंपनी के सदस्य ने सभी को वापस आने का आदेश दिया। भागने वालों में से एक ने पीछे मुड़कर देखा क्योंकि उसने उस आदमी को शिकायत करते हुए सुना। मोटे आदमी ने पूछा कि वह कौन है, ये जानने की कोशिश करते हुए कि क्या ताहा उनके परिवार का हिस्सा है। अपना मुखौटा हटाते हुए लड़के ने कहा कि किसी ने नहीं समझाया कि वह बस थोड़ी और निजी बातचीत करना चाहता था। उसने कहा कि उसे निदेशकों से लेकर अध्यक्ष तक बोर्ड के सभी लोगों का शेड्यूल चाहिए। आदमी ने कहा कि वह नहीं जानता, और अगर वह जानता भी तो वह नहीं बताएगा। अगर वह जानता तो उसका परिवार और वह खुद मर जाता। नायक ने कहा कि ऐसा लग रहा था कि वह अपने जीवन को महत्व देता है। उसने कहा कि वह अपनी आंख से शुरुआत करेगा और जब वह तैयार महसूस करेगा तो उसे अपना हाथ उठाना चाहिए। एक इमारत में बाहर एक बड़ी स्क्रीन पर एक सेलिब्रिटी के बारे में समाचार दिखाया गया था। इस बीच कई लोग बेघर होने का एहसास करते हुए सीढ़ियों पर बैठे थे। गर्मी के कारण एक सिकाडा भी जमीन पर मरा पड़ा था, जिससे वहां का सन्नाटा टूट गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जल्दी में है। चलते समय तयान ने देखा कि सिगार बहुत ज्यादा ध्यान आकर्षित करता है। उसने सोचा कि क्या उसे कोरियाई सिगरेट आजमानी चाहिए। उस समय सड़क पर बहुत भीड़ थी। उसने कहा कि वह आखिरकार कोरिया लौट आया है और अब तक सब कुछ सामान्य लग रहा है। लेकिन उसने देखा कि उसका देश पागल हो रहा था क्योंकि हर जगह ऋण और बीमा के लिए विभिन्न विज्ञापन प्रसारित किए जा रहे थे। एक राजनेता भाषण दे रहा था जिसमें दावा किया गया था कि वह अपराध और हिंसा की महामारी को मिटाने के लिए अपनी शक्ति और प्रभाव का उपयोग करेगा और घोषणा करेगा कि उस दिन से अपराध के खिलाफ उसका युद्ध सार्वजनिक रूप से घोषित किया जाएगा। हालांकि उसके भाषण को किसी ने उस पर बंदूक तानकर बाधित कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि 1990 में राष्ट्रपति को संगठित अपराध के खिलाफ अपने अभियान के दौरान मार दिया गया था। तब से किसी ने भी आपराधिक समूहों का विरोध नहीं किया, जिससे देश हिंसा और पैसे से भरा हुआ स्थान बन गया। लड़का गहरी सोच में डूबा हुआ सड़कों पर चला गया। इस प्रकार चियानहू समूह ने मीडिया को रिश्वत देने और प्रतियोगियों को दबाने के लिए आपराधिक संगठनों के साथ गठबंधन किया। उन्होंने मनोरंजन को खेलों में निवेश किया, जिससे लोगों की राजनीति में रुचि खत्म हो गई, इतना कि एक कुत्ता भी उम्मीदवार बन सकता था। फिर भी लोग कहते रहे कि चियांगो समूह एक ऐसी कंपनी है जो लोगों को लाभ पहुंचाती है। चाय शांति से एक दुकान में दाखिल हुई। क्लर्क ने उसका स्वागत किया। उसने और एक अन्य व्यक्ति ने इसका एक पैकेट मांगा। वे एक पल के लिए एक दूसरे को घूरते रहे, ये समझने में असमर्थ कि ऐसा संयोग कैसे हो सकता है। थोड़ा चिढ़कर नायक ने अपनी पसंद बदलने का फैसला किया। हालांकि उन दोनों का विचार एक जैसा था और उन्होंने एक ही समय में प्लस मांगा। एक बार फिर उन्होंने एक दूसरे को संदेह से देखा। महिला ने अजीब तरीके से कहा कि दुर्भाग्य से उनके पास सिर्फ एक पैकेट बचा है। ताडा को स्थिति से बहुत गुस्सा आया। जाते समय उसने क्लर्क से पैकेट दूसरे आदमी को देने के लिए कहा और कहा कि वह इसके बिना भी ठीक रहेगा। लड़का जब चला गया तो वह आदमी उसे घूरता रहा। आदमी ने अपनी खरीदारी करने के बाद उसे बाहर नायक मिला जिसने विनम्रता से सिगरेट मांगी। हालांकि
उसने पूछा कि क्या लड़का किसी दूसरे सुविधा स्टोर पर नहीं जा सकता, लेकिन तवा ने समझाया कि उसे कोरिया में आखिरी बार आए हुए काफी समय हो गया था, इसलिए वह जल्दी से इसे आजमाना चाहता था। उस आदमी ने उसे टालने की कोशिश करना छोड़ दिया। जैसे ही उसने सिगरेट दी, उसने कहा कि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई उस बेस्वाद चीज को आजमाना चाहता है। जैसे ही वे चले, आदमी ने कहा कि अगर वह वहां धूम्रपान करता है तो उसे जुर्माना देना पड़ेगा, इसलिए उसने धूम्रपान क्षेत्र तक पहुंचने तक इंतजार करने की सलाह दी। उसे देखकर ताहाता ने स्वीकार किया कि जब आप लगभग 17 वर्षों से माफिया में हैं, तो किसी व्यक्ति का आकलन करने के लिए एक नजर ही काफी है। यह मानते हुए कि वह आदमी मजबूत था, उतना ही मजबूत जितना कि विदेश में उसका सामना करने वाले लोग, उसने सोचा कि क्या कोरिया में ऐसे लोग आम हैं। साथ ही जाते हुए नायक ने घोषणा की कि उसे उम्मीद है कि वह उससे फिर कभी नहीं मिलेगा। कुछ समय बाद वही आदमी उस जगह पर पहुंचा जहां नायक ने नरसंहार किया था। सिगरेट पीते हुए उसने शांति से एक शव को देखा। घुटनों के बल बैठकर उस आदमी ने लाशों को करीब से देखा। उसने देखा कि वे सभी साशिमी चाकू की लंबाई के बराबर ब्लेड से किए गए वार से घातक रूप से घायल थे। खून से लथपथ अपनी सिगरेट बुझाते हुए उसने अपना फोन उठाया और अपने नियोक्ता को फोन किया। उसके बॉस ने उसे याद दिलाया कि उसने पहले ही कहा था कि उस समय फोन न करें। उस आदमी ने पूछा कि क्या उसकी बाद में कोई मीटिंग है। उसने सलाह दी कि सबसे अच्छा विकल्प अपॉइंटमेंट रद्द करना होगा। आखिरकार निर्देशक किम को मारने वाला हत्यारा उसके पीछे हो सकता है। शराब पीते हुए आदमी ने शांति से पूछा कि क्या हो रहा है। उसके अधीनस्थ ने बताया कि वह सुरक्षा कंपनी में गया था और पाया कि वे लोग मृत हैं। चोटों से ऐसा लग रहा था कि यह आत्मा पर हमला था। हत्यारा कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, इसलिए यह बहुत संभव था कि उसे ठीक से पता था कि बैठक कहां होगी। लेकिन उसके बॉस ने कहा कि चियांगो समूह में आपातकालीन पारिवारिक बैठक एक परंपरा थी। ये पूछने पर कि क्या उसके अधीनस्थ को वाकई लगता है कि कोई व्यक्ति केवल परिवार के सदस्यों को ज्ञात बैठक में घुसपैठ करेगा, उसने कहा कि उसने उसे इसलिए भेजा था ताकि वह उस आदमी को चुपके से खोज सके। विचारों में खोया हुआ आदमी को एहसास हुआ कि उस चाकू से हुए घाव उसे किसी चीज की याद दिला रहे थे। उसे याद आया कि नायक ने सिगरेट लेते समय उसके हाथों से सिगरेट मांगी थी और कहा था कि अगर वह चाकू का इस्तेमाल नहीं करता तो उसके हाथों पर ये सारे निशान नहीं हो सकते। इस बात को ध्यान में रखते हुए वह अपने बॉस से पूछता है कि क्या उसके परिवार में कोई ऐसा है जो चाकू चलाने में माहिर है। हंसते हुए वह आदमी कहता है कि वे लोग मुश्किल से एक सेब काट पाते हैं। इसके अलावा बच्चों को छोड़कर हर कोई मौजूद है, इसलिए वह जगह की रखवाली करने और इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ह्यूमन को 100 मिलियन की पेशकश करता है। कार्यालय से निकलते हुए ह्यूमन कहता है कि वह बैठक में जाएगा, फिर भी वह सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कहता है। परेशान होकर उसका बॉस बस इतना कहता है कि वह समझता है। अपना फोन दूसरे कर्मचारी को देते हुए आदमी बुदबुदाता है कि वह पागल सिर्फ एक गैंगस्टर है और अभी भी सोचता है कि वह उसे आदेश दे सकता है। जैसे ही वह दालान से नीचे जाता है, वह खुद को सीधा करता है और बैठक के लिए तैयार हो जाता है। बैठक में पहुंचकर वह अपने बॉस का अभिवादन करता है और पूछता है कि राष्ट्रपति कब पहुंचे। फोन पर बात करते हुए हुआन अपने गिरोह के नेता को सूचित करता है कि वह लौटने से पहले एक और दिन चियांगो समूह की मदद करने की योजना बना रहा है। हालांकि उसे देशद्रोही कहा जाता है। गुस्सा होने के बजाय वह पूछता है कि क्या उसके बॉस ने शराब पी रखी है। वह बताता है कि वे उसे नौकरी के लिए और 100 मिलियन की पेशकश करते हैं, दावा करते हुए कि केवल एक मूर्ख ही इसे ठुकरा सकता है। इसके अलावा ऐसा लगता है कि एक खतरनाक हत्यारा खुला घूम रहा है। सहजता से वह पूछता है कि क्या एक सिगरेट पर्याप्त नहीं थी। ताहा का कहना है कि घटनास्थल के पास उसके जैसे किसी व्यक्ति को देखना संयोग नहीं है। उनका दावा है कि उनका पीछा करना एक अच्छा विचार था। मुस्कुराते हुए आदमी कहता है कि यह एक बहुत ही बुरा दिन रहा है। सबसे पहले कोई उसकी सिगरेट पीता है, फिर उसका पीछा करता है। वह स्वीकार करता है कि उसे विश्वास नहीं हो रहा है कि उसने उसे नोटिस नहीं किया, ये कहते हुए कि ऐसा पहली बार हुआ है। उसकी ओर चलते हुए नायक कहता है कि शुरू करने से पहले वह एक बात पूछना चाहता है। वह पूछता है कि क्या वह आदमी चियांगू समूह के साथ काम कर रहा है। दूसरी ओर महिलाएं पूछती हैं कि क्या वह बातचीत नहीं सुन रहा था, कहती हैं कि वह बस अस्थायी रूप से उनकी मदद कर रहा है। इस पर लड़का उसे एक घातक नजर से देखता है। वह अपनी पीठ से 2 खंजर निकालता है और फिर तुरंत अपने ब्लेड को दुश्मन के हथियार से टकराता है। वे एक दूसरे के कौशल का आकलन करते हुए नजरों का आदान प्रदान करते हैं। इस तरह से वार पलटवार का दौर शुरू होता है। हालांकि क्विमेन हवा में उछलता है और नायक से ऊपर उठ जाता है।
वह वार करने के लिए अपना हथियार घुमाता है। आश्चर्य की बात यह है कि उसका बल्ला टुकड़ों में कट जाता है। ये देखकर गैंगस्टर को आश्चर्य होता है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। और तो और ताहा पलक झपकते ही गायब हो गया था। तभी उसका प्रतिद्वंद्वी चिंतित हो जाता है क्योंकि उसे कुछ एहसास होता है। स्थितियां उलट गई थीं और अब हवा में नायक था, जो जल्दी से लड़ाई समाप्त करने की तैयारी करता है। डर के स्पर्श के साथ ह्यूमन ने स्वीकार किया कि उसने और गू ने इस बार खुद को गंभीर संकट में डाल लिया है। आश्चर्य करते हुए कि वे उस तरह के राक्षस के लक्ष्य कैसे बन गए, टीए अपने प्रतिद्वंद्वी की ओर गिरता है, अपने ब्लेड को चलाता है। गैंगस्टर को नहीं पता कि अब उसके पास कोई हथियार नहीं है तो उसे क्या करना चाहिए। नायक एक वार करता है, जिससे आदमी जमीन पर गिर जाता है, पहले से ही छोड़ने के लिए तैयार हो रहा है। अपने चाकू से अतिरिक्त खून पहुंचते हुए वह गली से बाहर निकल जाता है, जिससे ह्यूमन का शरीर वहीं पड़ा रहता है। हालांकि उसके आश्चर्य के लिए आदमी पूछता है कि क्या लड़का मजाक कर रहा है। घायल होने के बावजूद वह अभी भी मरा नहीं था। अपने खंजर को म्यान में रखते हुए तायहा समझाता है कि उसके अपने सिद्धांत हैं, चेतावनी देते हुए कि अगर वह चिहू समूह के साथ होता तो वह पहले ही मर चुका होता। उस आदमी को उसके रास्ते से दूर रहना चाहिए, अन्यथा अगली बार जब वह उसे अपने दुश्मनों की मदद करते हुए सुनेगा तो वह इतना दयालु नहीं होगा। इसके अलावा अगर वह इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर सकता कि उसे बख्शा गया तो वह इसे सिगरेट के लिए भुगतान के रूप में ले सकता है। अभी भी जमीन पर लेटा हुआ हुआन मुस्कुराता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि एक साधारण सिगरेट ने उसकी जान बचाई, यह स्वीकार करते हुए कि इस बार यह बहुत सस्ती थी। थोड़ी देर बाद एक कार सड़क पर तेजी से चलती है। जाहिर है नायक ही गाड़ी चला रहा था। किसी कारण से वह चिढ़ और दर्द में दोनों लग रहा था। कमर के आसपास घाव देखकर ता कहता है कि कम से कम कट गहरा तो नहीं था। गाड़ी चलाते समय वह कहता है कि कम से कम वह अभी भी चल सकता है। वह गैस पर पैर रखता है, उसे केवल 32 मिनट चाहिए। वह कहता है कि आखिरकार 17 साल से उसने जो बदला लेने की योजना बनाई थी वह केवल 32 मिनट में पूरा हो जाएगा। एक बार फिर लड़का अपने बचपन की यादों में खो जाता है। उसकी मां उससे विनती करती है कि वह न देखे जबकि उसका पिता अपने शरीर का उपयोग करके उन दोनों को गोलियों से बचाता है। हालांकि बेहद डरा हुआ और चिंतित वह अपने पिता की ओर भागता है। आदमी पूछता है कि वह क्या कर रही है। अपनी पत्नी से लड़के को पकड़कर भागने के लिए कहता है। इसलिए उसकी मां ताहा को उठाती है ताकि वे भागने की कोशिश कर सकें। लेकिन फिर जहाज हिंसक रूप से हिलना शुरू हो जाता है, यहां तक कि हत्यारे भी अपना संतुलन बनाए रखने के लिए संघर्ष करते हैं। उसकी मां लड़के को दरवाजे के बाहर रखती है। वह अपने बेटे से जीवन रक्षक जैकेट ढूंढने और पानी में कूदने के लिए कहती है। एक मुस्कान के साथ हुजोंग कहता है कि उसे जीवित रहना चाहिए। पुरुषों में से एक ने कहा कि यह कष्टप्रद है और उन्हें याद दिलाता है कि उसने सभी को मारने के बाद ही बम विस्फोट करने के लिए कहा था। उसकी दिशा में देखते हुए नायक हैरान है। वे कोरियाई भाषा बोलते हैं। आदमी का चेहरा पूरी तरह से एक नकाब और चश्मे से ढका हुआ था क्योंकि वह उसे और उसकी मां को निशाना बना रहा था। हुजान घबरा जाता है और ताहा को जितना हो सके उतनी तेजी से भागने के लिए कहता है। लड़का जहाज के माध्यम से उन्मत्त रूप से भागना शुरू कर देता है। भयभीत बच्चा भय से अभिभूत था। वह बेकाबू होकर रोते हुए हौंफते हुए भागता है। उस पहले विस्फोट के बाद नौक का एक हिस्सा पहले से ही जल रहा था, लेकिन तभी एक और बम फट जाता है। इस वजह से जहाज और भी तेजी से डूबने लगता है। गैंगबक में गुप्त अनेक्स में वर्तमान में वापस आते हैं। चियांगू समूह के डिपार्टमेंट स्टोर के सीईओ पूछते हैं कि क्या उन्हें वास्तव में वह व्यक्ति मिल गया है जिसने डायरेक्टर किम की हत्या की थी। हालांकि जो उनका कहना है कि यह संभवतः जुनून का अपराध था। आखिरकार अगर निर्देशक के पास गुप्त रूप से 2 रखेलें थीं, तो उसकी बहन कहती है कि यह घृणित है, लेकिन वह जवाब देता है कि यह किसी ऐसे व्यक्ति से आने वाली विडंबना है जिसके कई प्रेमी हैं। जोंग हुआन पूछता है कि कंपनी के शेयर कोटे में निर्देशक किम की क्या भूमिका थी, ये बताते हुए कि उन्हें जल्द ही एक घोषणा करनी होगी। लेकिन अचानक कोई व्यक्ति मेज पर अपना हाथ पटक देता है, जिससे सभी का ध्यान आकर्षित होता है। आदमी सभी को चुप रहने के लिए कहता है। गुओ अपने बेटे को बोलने के लिए कहता है। चेंजिंग का कहना है कि घटनास्थल पर 2 कर्मचारी पाए गए थे, लेकिन उनके पास कहने के लिए बहुत कुछ नहीं था और उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। इसके अलावा यह पुष्टि की गई कि कोई अन्य गवाह नहीं था। आदमी कहता है कि वे केवल ऊपर ठेकेदार थे, इसलिए वे सामान्य रूप से बहुत कुछ नहीं जानते हैं, और पुलिस ये सुनिश्चित करती है कि घटना लीक न हो। अचानक उसके पिता उसके सिर पर शराब का गिलास फेंक देते हैं। मेज पर बैठे सभी लोग अभी जो हुआ उससे भ्रमित हो जाते हैं। बूढ़ा आदमी पूछता है कि ओजन गिरोह कहाँ है। चांग स्पष्ट रूप से इससे चिढ़ गया था।
फिर भी वह मुस्कुराता है और कहता है कि उन्हें कुछ भी पता नहीं लगता, यहाँ तक कि महिलाओं को भी, जो उनकी 7वीं कमान है, भेजा जाता है। फिर भी बूढ़ा आदमी अपने बेटे के सिर पर बोतल फोड़ देता है। वह कहता है कि 24 घंटे बाद भी उसे पता नहीं चला कि हत्यारा कौन है या वह कहाँ है। इसके बजाय वह एक गिरोह के बारे में खबर लाता है। वह कहता है कि अगर पूर्व राष्ट्रपति और सुयाक 17 साल पहले नहीं मरे होते, तो उसके जैसा अक्षम व्यक्ति कभी वहां कदम नहीं रखता। शराब के साथ साथ आदमी का चेहरा अब पूरी तरह से खून से लथपथ था। चाहे जो भी हुआ हो, चिया उन्हें आश्वासन देता है कि वह अगले 12 घंटों के भीतर उसे ढूंढ लेगा। बाकी परिवार देखता है कि उनमें से कोई भी नहीं बदला है, और यह उन सभी को परेशान करता है। जुविया पूछती है कि वह सबसे बड़े के साथ इतना कठोर क्यों है। आखिरकार वह अभी भी उसका पहला बच्चा है। हालांकि उसका भाई कहता है कि यह नफरत से नहीं है, यह निश्चित रूप से डर से है। एक कपड़ा पकड़कर चोंग तुरंत अपने अधीनस्थ से उसका फोन मांगता है। अपना चेहरा पोंछते हुए वह अपने फोन पर कुछ खोजता है। वह पूछता है कि उसके आदमी कहाँ है। उनके सहायक का कहना है कि वे पहले से ही तैयार हैं। लड़का इसे रोमांचक कहता है और कहता है कि वह यह देखने के लिए उत्सुक है कि यह प्रवेश कितना बड़ा होगा। रात के समय एक राजमार्ग पर नायक अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा था। ताहाद ने स्वीकार किया कि उसने हमेशा चियांगहू समूह पर नजर रखी है। 17 साल पहले, जिस दिन उसे सालेनो परिवार में स्वीकार किया गया था, अपने दादा के अंतिम संस्कार से पहले ही हुओ नए अध्यक्ष बन गए, सभी शेयरों को अपने कब्जे में ले लिया और पद पर कब्जा कर लिया। अपराध पर असफल युद्ध से अराजकता का फायदा उठाते हुए और अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए ओजोग गिरोह जैसे गुटों के साथ गठबंधन किया। भले ही वह चियावू युग की शुरुआत थी, लेकिन वे अभी भी ऐसे क्षणों के दौरान आधिकारिक सदस्यों के साथ बैठकें करते हैं। यह उन दिनों से एक पुरानी पारिवारिक परंपरा थी जब से उनके दादा अभी भी जीवित थे। न तो व्यवस्था और न ही परंपराएं बदली थीं। एक गार्ड कैमरे पर नजर रख रहा था, यह सोच रहा था कि किसकी कार आ रही है। वह अपने वरिष्ठ से पूछता है कि क्या सदस्यों को कोई मेहमान आने वाला है, लेकिन उसे मना कर दिया जाता है। वह रिपोर्ट करता है कि एक कार सामने के गेट की ओर आ रही है। इसके अलावा ऐसा लगता है कि यह धीमा नहीं हो रहा है। यह देखते हुए कि यह शायद कोई पागल है, सुरक्षा प्रमुख बाधाओं को ऊपर उठाने का आदेश देता है। इसके साथ ही जमीन से कुछ रोकथाम के खंभे उठने लगते हैं। हालांकि नायक और भी तेजी से आगे बढ़ता है। आखिरकार उसे उन लोगों को मारने के लिए अपनी आस्तीन में तरकीबें रखने की जरूरत नहीं है, जिन्हें पूरी जिंदगी सुरक्षा दी गई है। अपनी बेल्ट उतारते हुए टी कहता है कि विस्तृत योजनाएं बनाने का कोई मतलब नहीं है। टक्कर से उसकी कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। फिर भी वह अपने हाथ में ब्लेड लेकर बाहर निकलता है। वह कहता है कि उसे बस यही उम्मीद है कि वे उसके परिवार को भूले नहीं हैं, ताकि वह यह बात सबके सामने कह सके। सुरक्षा गार्ड डरे हुए घुसपैठिए को देखते हैं। लड़का जल्दी से एक ही हमले में उन सभी को मार गिराता है और घोषणा करता है कि वह वापस आ गया है। भ्रमित होकर वे पूछते हैं कि वह तेज आवाज क्या थी। वे सवाल करते हैं कि यह लगातार तेज क्यों होती जा रही है। इसके अलावा यह सामने के गेट से आती हुई प्रतीत होती है। दूसरों से अलग, चम भ्रमित लेकिन आश्वस्त लग रहा था। उसके चाचा ने उस लड़के से कहा कि वहां जाकर देखो कि सारा शोर किस बात को लेकर है। हालांकि जंग हुआन को आश्चर्यचकित करते हुए वह कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। हॉल के अंदर मौजूद सभी गार्ड अपने हथियार परिवार के सदस्यों पर तान देते हैं। बहनों में सबसे बड़ी पूछती है कि क्या हो रहा है। गुहो चिढ़कर पूछता है कि क्या वे इस तरह के समय में गंभीरता से खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उसका बेटा अपना मुंह पोंछते हुए शांति से खड़ा हो जाता है। बूढ़ा आदमी पूछता है कि क्या वह वास्तव में ऐसा करने जा रहा है। मुस्कुराते हुए चोंग ने दावा किया कि उसके पिता को हमेशा उम्मीद थी कि जल्द या बाद में ऐसा होगा। यही कारण था कि उसके पिता हमेशा उससे नाराज रहते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि उसका अंत उसके दादा की तरह होगा। एक भयावह नजर के साथ पागल आदमी कहता है कि आखिरकार जिसने उसके दादा और चाचा को मारा वह वही था। इस बीच नायक द्वार से गुजरा और कहा कि उसका बदला आखिरकार शुरू होने वाला था। पहरेदार अपने हथियार दिखाते हुए पूछते हैं कि क्या ये किसी तरह का घात है। जयोंग पूछता है कि क्या उसका भतीजा पागल हो गया है। वे सवाल करते हैं कि वह आदमी क्या कर रहा है, दावा करते हुए कि उसे कभी भी अपने परिवार पर हथियार नहीं तानना चाहिए। हालांकि चोंग कहता है कि वह कुछ नहीं कर रहा है। फिर भी वे उसे कोसते रहते हैं और कहते हैं कि यह स्पष्ट है कि वह क्या करने की कोशिश कर रहा है। एक पहरेदार की ओर देखते हुए जी पूछती है कि क्या वह वास्तव में उस बच्चे के लिए उन्हें धोखा देने जा रहा है। भले ही वह उसका निजी अंगरक्षक था,
यम्मेन ने माफी मांगी, ये स्पष्ट करते हुए कि वह उसे छोड़ रहा है। यहां तक कि दूसरे बेटे के अंगरक्षक ने भी कहा कि यह कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है, लेकिन विश्वासघात के लिए पुरस्कार बहुत लुभावना थे। दूसरी ओर उनमें से एक ने कहा कि अगर उन्हें कम से कम वेतन वृद्धि मिल जाती तो यह सब कुछ नहीं होता। एकमात्र व्यक्ति जो चुप रहता है वह चोंग का अपना अंगरक्षक है। लड़के के पिता का कहना है कि वह दूसरों के विश्वासघात को समझ सकता है, लेकिन वह यह नहीं समझ पाता कि उसका अपना बेटा ऐसा क्यों करेगा। वह पूछता है कि क्या उसका अपना गार्ड वास्तव में उनसे मुंह मोड़ लेगा। जुनो बिना हिले डुले या एक शब्द बोले बस देखती रहती है। आदमी कहता है कि उसे व्यक्तिगत रूप से उसकी रक्षा करने के लिए भुगतान नहीं किया जाता है, बल्कि इसलिए कि उसने समूह बनाया है। जॉन पूछता है कि क्या गार्ड वास्तव में सोचते हैं कि ऐसा करने से उन्हें कुछ हासिल होगा। वह उन्हें धमकाता रहता है, लेकिन उसके सिर पर बंदूक तान दी जाती है। उसका अपना अंगरक्षक उसे निर्मम हत्या कर देता है। इसके साथ ही बचे हुए दो भाई हताश हो जाते हैं और दया की भीख मांगते हैं। हालांकि गोलियों की आवाजें हॉल में गूंजती हैं और खून हर जगह फैल जाता है। जॉन अपने अधीनस्थ को कपड़ा थमाता है और शांति से अपने पिता की ओर चलता है। बूढ़ा व्यक्ति स्वीकार करता है कि उसे पहले से ही उम्मीद थी कि एक दिन ऐसा कुछ होगा। जिस दिन से उसके दूसरे बेटे की तीव्र ल्यूकेमिया से मृत्यु हुई और उसके कुछ समय बाद ही उसकी पत्नी ने बिना किसी गंध के तलाक की मांग की। क्रोध से कांपते हुए वह कहता है कि उसे हमेशा संदेह था कि चोंग हर चीज के पीछे है और इस वजह से उसने हमेशा उससे दूरी बनाए रखी। बंदूक घुमाते हुए वह आदमी कहता है कि जिस व्यक्ति ने अपने पिता और भाई की हत्या का आदेश दिया उसके लिए गुबो बहुत ज्यादा बोलता है। बंदूक को सिर पर रखकर उस आदमी ने बूढ़े आदमी से पूछा कि वह कौन था जिसने उसके पिता और भाई को समुद्र में भेजा था। वह पूछता है कि अगर उसने सबको नहीं मारा होता तो वह और क्या कर सकता था। सुयुग के बेटे को राष्ट्रपति पद विरासत में मिला होता और वे कभी भी यहां तक नहीं पहुंच पाते। मनोरोगी करीब आता है और पूछता है कि उसके पिता ने उसे भविष्य का उत्तराधिकारी क्यों नहीं घोषित किया। बूढ़ा आदमी यह सब देखकर और भी अधिक भयभीत हो जाता है। उसके ऊपर उसका बेटा उसे भयावह नजर से घूर रहा था, जबकि गूगल का दावा है कि अगर उसने ऐसा किया होता तो लड़का उसे और भी पहले मार देता। वह इस बात से इनकार नहीं करता कि वह उसे पहले ही मार देता, लेकिन कहता है कि यह सुनकर वह थोड़ा परेशान है। उसके पिता उसे आश्वस्त करते हैं कि भले ही वह उसे वहीं मार दे, वह कभी राष्ट्रपति नहीं बनेगा। लेकिन चोंग बीच में ही टोक देता है और कहता है कि वह पहले से ही यह जानता है। आखिरकार राजनीतिक या हिंसक तख्तापलट के माध्यम से सत्ता हस्तांतरण को मान्यता नहीं दी जाती है। यह समिति द्वारा बनाया गया एक खंड है। इस वजह से वह आदमी कहता है कि यह शर्म की बात है। वह समझाता है कि बाहर शोर मचाने वाला व्यक्ति उनमें से नहीं है। राष्ट्रपति पूछता है कि यह कौन होगा। जब वह अपने पिता को गोली मारता है तो वह बताता है कि यह एक युवा मास्टर है जिसने इस दिन के लिए 17 साल तक इंतजार किया। गार्ड घुसपैठिए पर गोली चला रहे थे। उन्होंने उसे घेरने की कोशिश की क्योंकि हत्यारे के पास बंदूक नहीं थी। नायक को याद आता है कि केंद्रीय सुरक्षा बल उन लोगों से बना है जो कार्यकारी सदस्यों की रक्षा करते हैं, इसलिए वे उच्च रैंकिंग वाले पदों पर हैं। इसलिए वह मानता है कि अंगरक्षक पहले वाले से कहीं ज्यादा ताकतवर होंगे। वह एक पल के लिए दौड़ना बंद कर देता है। अपनी दिशा बदलते हुए लड़का कहता है कि यह कोई समस्या नहीं होगी। वह गोलियों से बचने के लिए जिगजैग पैटर्न में दुश्मनों की ओर बढ़ना शुरू कर देता है। एक गार्ड के शरीर को बेतहाशा ढाल की तरह इस्तेमाल करते हुए आदमी उनसे विनती करता है कि वे गोली न चलाएं क्योंकि इससे उसे गोली लग जाएगी। लेकिन गार्ड परवाह नहीं करते और गोली चला देते हैं, जिससे एक सुरक्षाकर्मी घबरा जाता है और उसका हथियार आधा कट जाता है। एक पल में ताहा उन सभी को जल्दी से हरा देता है। नेता अपने आदमियों को जितनी जल्दी हो सके राष्ट्रपति को खाली करने का आदेश देता है। हालांकि नायक उस आदमी पर अपना खंजर फेंकता है, फिर भी एक गार्ड ब्लेड को रोकने में कामयाब हो जाता है। चश्मा पहने एक आदमी पूछता है कि वे इतना शोर क्यों कर रहे हैं, सवाल करते हुए कि क्या वे ये चुपचाप नहीं कर सकते। 3 विभाग प्रमुख उसे रोकने की कोशिश करने के लिए आते हैं, लेकिन उस छोटे समूह को बस नजरअंदाज कर दिया जाता है क्योंकि नायक दूसरों को मार देता है। उनमें से एक कहता है कि वह उसे अकेले रोक सकता है और अपने साथियों को पीछे खड़े रहने के लिए कहता है। हालांकि भले ही वह बेहद ताकतवर है, ताहा उस घाव से जूझ रहा है जो उसे पहले मिला था। हर बीतते मिनट के साथ घाव और भी बदतर होता जा रहा है। वास्तविकता में वापस आकर उसे एहसास होता है कि उसके प्रतिद्वंद्वी की मुट्ठी पहले से ही उसके चेहरे के बहुत करीब है। इसलिए उसका एकमात्र विकल्प हमले को रोकना है क्योंकि वह पीछे की ओर फेंका गया है। वह कुछ हद तक संतुलन हासिल करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से एक छाया उसके ऊपर मंडराती है।
आदमी पूछता है कि उसने उस जगह पर हमला करने की हिम्मत कैसे की, और इससे भी बदतर, अपने क्षेत्र पर आक्रमण करते समय विचलित हो गया। हालांकि नायक सहमत होता है और कहता है कि घावों से विचलित होने का समय नहीं है। सीधे आदमी की छाती पर वार करता है, अपने साथियों को चौंका देता है क्योंकि वे अचानक हार देखते हैं। जल्दी से ताया अपने बचे हुए खंजर को उन 2 लोगों पर फेंक देता है जो बचे हुए हैं। उनमें से कोई भी पहले की तरह आश्वस्त नहीं दिख रहा था। आश्चर्यजनक रूप से घुसपैठिया पहले ही उस आदमी पर वार कर चुका था जिसने उसके हमलों से बचाव किया था। शोलो अपनी आंखों से मुश्किल से उसका पीछा कर पा रहा था। पहले फेंके गए चाकुओं में से एक को पकड़कर नायक अंतिम विभाग प्रमुख का सिर काट देता है। इसकी बदौलत उसने सभी बाहरी गार्डों को हरा दिया था। जैसे ही वह प्रवेश द्वार की ओर बढ़ता है, उसे अपना दूसरा खंजर दिखाई देता है। इसे शांति से उठाता है जैसे कि कोई और वहां नहीं था। अतिरिक्त खून को पोंछते हुए वह स्वीकार करता है कि इसमें अपेक्षा से अधिक समय लगा। फिर भी जगह भयावह रूप से शांत है। वह सोचता है कि क्या वे किसी गुप्त मार्ग से भाग गए हैं जिसके बारे में उसे पता नहीं था। बिना ये जाने कि उसका क्या इंतजार है, लड़का घर में टहलना शुरू कर देता है। आखिरकार उस कमरे में पहुंचता है जहां सभी लोग मर चुके थे और सिर्फ चोंग खून के बीच बैठा हुआ था। वह उसका स्वागत करता है। वह उसे इतनी दूर तक पहुंचने के लिए बधाई भी देता है और पूछता है कि क्या वह अपनी सांस लेने और थोड़ा आराम करने के लिए बैठना चाहता है। ये सब देखकर नायक भी समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है। जो उनके शरीर को उसके माथे के बीचों बीच गोली के घाव के साथ देखता है। यही बात उसकी मौसी जूई पर भी लागू होती है। जॉन का भी यही हश्र हुआ था। मौजूदा राष्ट्रपति भी मर चुका था। खड़े होकर उसका चचेरा भाई कहता है कि वह उम्मीद से बेहतर स्थिति में है। दावा करता है कि आधुनिक हथियारों को अपना बेहतर ख्याल रखना चाहिए। पहले उसका अभिवादन करते हुए चैन पूछता है कि क्या वह उसे पहचानता है। दूसरी ओर नायक केवल उस आदमी का नाम लेता है और बताता है कि वह गुओ का सबसे बड़ा बेटा है। हंसते हुए पागल आदमी कहता है कि उसे याद नहीं है कि वे इतने करीब थे कि उसने अपने पिता को उनके पहले नाम से पुकारा हो। संदेहास्पद टियाना केवल उस अजीब व्यवहार को देखती है। उसका चचेरा भाई कहता है कि वह वहां रुका क्योंकि उसे लगा कि उसका अभिवादन न करना अपमानजनक होगा। जंग ने पूछा कि क्या लड़के को 17 साल पहले का वह दिन याद है जिस दिन उसे इतालवी माफिया ने बचाया था। उसे बीच में रोकते हुए उसका अंगरक्षक कहता है कि हेलीकॉप्टर तैयार है और कहता है कि उन्हें जल्दी ही निकल जाना चाहिए क्योंकि वहां रहना बहुत खतरनाक है। परेशान लड़का कहता है कि उसने उससे कहा था कि वह बात करने के बाद ही उसे फोन करे। हालांकि ताह अचानक किसी चीज से हैरान हो जाता है जिससे साफ पता चलता है कि उसे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वह कहता है कि वह उस आवाज को पहचानता है, उस व्यक्ति की आवाज जिसने 17 साल पहले उसके परिवार को मार डाला था। उस आदमी को याद करते हुए जिसने उस पर और उसकी मां पर राइफल तान दी थी। वह व्यक्ति जिसने मुखौटे के पीछे हंसते हुए शुरुआती विस्फोटों के बारे में शिकायत की थी। बेहद गुस्से में ताहा पूछता है कि क्या वह कीड़ा था। पागल आदमी अपनी हंसी को रोकने की कोशिश करता है, कहता है कि कहने के लिए बहुत कुछ नहीं बचा है। नायक से कहता है कि वह उससे इतनी लापरवाही से बात करना बंद करे। आखिरकार यह उसे मारने का मन कर रहा है। आगे बढ़ते हुए वह उस लड़के को कोशिश करने की चुनौती देता है क्योंकि उसका लक्ष्य शुरू से ही पूरे परिवार को खत्म करना था। लेकिन उसका चचेरा भाई कहना शुरू कर देता है कि एक कहावत है, जब कोरिया में हो तो कोरियाई की तरह व्यवहार करो। उसे अपनी बोली बदलने के लिए कहता है। परेशान होकर टैगा यह समझने की कोशिश करने लगता है कि आखिर क्या हो रहा है। यह महसूस करते हुए कि चोंग जानता है कि वह 17 साल पहले बच गया था और यह भी जानता है कि वह सोलेनो हत्यारा है। उसे आश्चर्य होता है कि उसने घटना के 17 साल बाद उसके लौटने तक इंतजार क्यों किया। लड़के का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है। लड़का उससे सच में सुनने के लिए कहता है कि वह शुरू करने वाला है। तभी टाइलर को एहसास होता है कि पागल आदमी तख्तापलट नहीं करना चाहता। वह उस पर हमले का आरोप लगाना चाहता है। उसका दावा है कि उसने इसका नेतृत्व किया ताकि वह सफलतापूर्वक राष्ट्रपति पद ले सके।